अदब की तारीख में कुछ तख्लीक़ात ऐसी होती हैं जो अपने उन्वान की सादगी के बावजूद या शायद उसी सादगी की वजह से जहन पर एक गहरा और देर पा नक्श छोड़ जाती हैं। उनका बज़ाहिर महदूद दायरा दरअसल एक वसी इंसानी तजुर्बे का इस्तारा होता है और उनका सुकूत भी किसी शोर से कम बलीग नहीं होता। हमारा मानना है कि किताब जो है वो हम सफर है। किताब जो है जिंदगी। बलूचिस्तान की अवामी दास्तानों में हानी और शह मुरीद गालिबन सबसे पुरानी तरह लोग किताबों से जुड़ जाएं। इल्म ये सन 1951 की बात है कि मैंने शायद अहमद दहलवी की ज़बानी उन यादों की दिलचस्प। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ बाहली। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों साहिबों, मैं हूं आरिफ बाहलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलती किताबें, जहां हम उर्दू अफसाने और फिक्शन की अहम और नुमाइंदा तख्लीक़ात को उनके फ़िक्री और अदबी पस मंज़र के साथ आपके सामने पेश करते हैं। आज की नशिस्त में हम जिस तख्लीक़ का मुताला करने जा रहे हैं वो उर्दू अफसाने की उस रिवायत का हिस्सा है जिसे तरक्की पसंद अदब ने एक नई फ़िक्री सिमत दी, इंसानी हुकूक, समाजी शऊर और हकीकत निगारी की सिमत। यह अफसाना है ख्वाजा अहमद अब्बास का एक लड़की। ख्वाजा अहमद अब्बास का नाम उर्दू अदब में इसलिए नहीं याद रखा जाता कि उन्होंने मुश्किल नसर लिखी या पेचीदा फ़लसफ़े बयान किए, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सादा तरीन इंसानी किरदारों में वो सच्चाई तलाश की जिसे बड़े बड़े मकाले बयान करने से कासिर रहे। उनका कलम सहाफ़त और अदब के संगम पर खड़ा था, इसलिए उनकी तहरीर में ज़मीनी हकीकत भी थी और जमालियाती वक़ार भी। एक लड़की महज एक अफसाने का उन्वान नहीं, ये एक सवाल है, एक कैफियत है और बैक वक्त एक फ़र्द का तारुफ भी और पूरे समाज का आईना भी। ख्वाजा अहमद अब्बास ने इस कहानी में जिस लतीफ़ फ़नकारी से किरदार को एक अलामत में बदला है वो उर्दू अफसाने की उस रिवायत का हिस्सा है जहां ज़ाती तजुर्बा इज्तिमाई शऊर बन जाता है। आइए आज इस अफसाने को इसकी तमाम तहों के साथ पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। लड़की जवान हो गई थी। लोग कहते थे लड़की खूबसूरत है, चंचल है, तरहदार है, दुनिया उसकी दीवानी है, हर कोई उसकी खातिर जान देने को तैयार है। साथ में लड़की गुनी भी थी, पढ़ी लिखी थी, दुनिया भर की जबानें जानती थी। मिल्टन और शैली, टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम, सुब्रमण्यम भारती और निर्ला, जोश और फैज की नज़में उसे ज़बानी याद थी। लिंकन और गैरी बॉल्ड, जिदला और मार्क्स, एंजल्स और लेनिन, गांधी और जवाहरलाल नेहरू की किताबें पढ़े हुए थी। उसकी जबान में जादू था। उसकी एक आवाज पर लाखों करोड़ों मरने मारने को तैयार हो जाते थे। जब उसकी 25वीं सालगिरह करीब आई तो सबने कहा कि अब तो लड़की को घर बसाना चाहिए। बचपन का लाओबालीपन कब तक चलेगा? दुनिया के लोग उंगलियां उठा रहे हैं, जितने मुंह उतनी बातें। 25 बरस की लड़की को यूं ही वाही तबाही नहीं घूमना चाहिए, आज इसके साथ कल उसके साथ। अब तो इसे एक को पसंद करके उसे शरीक जिंदगी बनाना चाहिए। हर सू ऐलान हो गया कि लड़की अपना शरीक जिंदगी चुनेगी। जितने उसके चाहने वाले हैं सब स्वयंवर के लिए इकट्ठे हो जाएं। जिस खुशकिस्मत को वो इस काबिल समझेगी उसके गले में जयमाला डालेगी। यूं तो कौन लड़की का दिलदादा नहीं था, मगर उन सब में 7 ऐसे थे जो उस पर दिलोजान से फिदा थे और उसको अपनाना चाहते थे, अपनी बनाना चाहते थे। हर एक का दावा था कि लड़की उसको पहले से ही पसंद कर चुकी है, सिर्फ दुनिया के सामने इकरार करने की जरूरत है। पहले तो एक साहब सामने आए। मुझे धर्मदेव कहते हैं। उन्होंने अपना तारुफ कराया। लंबे चौड़े, ऊंचा माथा, सर पर लंबे लंबे बाल, गेरुए रंग का सिल्क का लंबा कुर्ता और धोती पहने हुए, पीछे पीछे चेलों और चेलियों का एक ग्रोह कीर्तन करता, खड़ताले बजाता हुआ, धर्मदेव की जय के नारे लगाता हुआ उन्होंने लड़की को मुखातिब करके कहा, बालिका, अगर तुम माया मोह के जाल से निकलना चाहती हो तो मुझे अपना लो। धर्मदेव बल्कि धर्म की शरण में आ जाओ और लोग जो कुछ तुम्हें दे सकते हैं, प्रेम, धन, दौलत, ऐशो इशरत, वो सब मैं भी तुम्हें दे सकता हूं, मगर साथ में तुम्हें मुक्ति भी प्राप्त होगी जो तुम्हें और कोई नहीं दे सकता। क्या जवाब है तुम्हारा बालिका? लड़की ने जवाब दिया, महाराज, मन तो चाहता है जीवन आपके चरणों में ही बिता दूं, मगर औरों से भी मिल लूं, उनकी भी सुन लूं, फिर जवाब दूंगी।
धर्मदेव ने हाथ उठाकर लड़की को आशीर्वाद दिया और कहा, कोई चिंता ना करो बालिका, तुम बेशक औरों से मिलो, उनको भी परखो, मगर तुम्हारे भाग्य में मेरा जीवन साथी बनना ही लिखा है। लड़की ने नजरें झुकाकर कहा, जो भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही महाराज। इसके बाद महाराज मान सिंह शान सिंह की सवारी आई। जर्क बर्क शाहाना लिबास, सफेद घोड़े पर सवार, कमर में तलवार बंधी हुई, राजपूती शान की बड़ी बड़ी मूछें। उनके जुलूस में कितने ही गुलाम, बांदियां, लौंडियां, गाने वालियां, नाचने वालियां, तबला बजाने वाले, सारंगी बजाने वाले। घोड़ा रोक कर उन्होंने लड़की से कहा, ऐ सुंदरी, आओ और मेरे राजमहल की शोभा बढ़ाओ, मैं तुम्हें महारानी बनाकर रखूंगा। लड़की ने जवाब में कहा, महाराज की जय हो, लगता है आपने आने में देर कर दी। मैंने तो सुना है कि आपकी प्राइवी प्रेसेस बंद कर दी गई हैं, आपके खास हुकूक खत्म कर दिए गए हैं, फिर आपकी पहले ही बहुत सी बीवियां हैं, क्या आप एक और बीवी का खर्चा बर्दाश्त कर सकेंगे? महाराजा ने मूंछों को ताव देकर कहा, सुंदरी, तुम चिंता ना करो, प्राइवी प्रेसेस के बंद हो जाने के बाद भी मेरे पास इतना कुछ है कि सैकड़ों बरस तक न सिर्फ मैं और तुम और मेरी सब रानियां, बल्कि सब रानियों से मेरी औलाद उतने ही शान और उतने ही आराम से रह सकती हैं जिस आराम और जिस शान से मैं रहता हूं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि हमारा दौर अभी खत्म नहीं हुआ। पहले मेरे पास करोड़ों एकड़ बंजर जमीन थी, रियाया की देखभाल करने का दर्द सर था। अब मेरे पास हजारों एकड़ का फार्म है जहां ट्रैक्टर चलते हैं, शराब बनाने की फैक्ट्री में मेरे हिस्से हैं, मोटरों के कारखाने में मेरी साझेदारी है, मेरी आमदनी पहले से कहीं ज्यादा है। तुम्हें आज भी हीरे जवाहरात से लाद सकता हूं। महाराज से यही उम्मीद है, लड़की ने कहा, मगर जहां इतना इंतजार किया है थोड़ा और इंतजार कीजिए। मैं यकीन दिलाती हूं कि फैसला होने से पहले जयमाला के फूल बासी न होने पाएंगे। उसके बाद एक बड़ी शानदार लंबी चौड़ी अंपाला मोटर आकर रुकी। उस पर सेठ करोड़ीमल पकोड़ीमल बिराजमान थे। मोटर फूलों की झालरों से सजी हुई थी, क्योंकि सेठ साहब तो लड़की के साथ 7 फेरे करवाने का फैसला करके ही घर से निकले थे। मोटर का दरवाजा खुला और सेठ साहब सेहरा लगाए अपनी तोंद संभालते हुए नीचे उतरे। उन्होंने देखते ही कहा, लड़की, तू तो हमारे साथ आ जा, पंडित पुरोहित सबका प्रबंध करवा रखा है मैंने। एक बार मेरी हो गई तो तेरी ऐसी हिफाजत करूंगा जैसी अपनी तिजोरियों की करता हूं, बल्कि तिजोरी ही में बंद करके रख दूंगा तुझे, तो कोई सदा तेरी तरफ आंख उठाकर भी न देख सकेगा। हां, ऐसी भी क्या जल्दी है सेठ साहब? लड़की ने बड़े अंदाज से मुस्कुराकर कहा, आपके तो मुझ पर पहले ही बड़े एहसान हैं। सेठ जी बोले, हैं तो मैं ना होता तो तुझे कौन जानता। जन्म से लेकर आज तक तेरा खर्चा किसने उठाया? मैंने। तेरे 16 सिंगार किसके पैसे से हुए? मेरे। तेरे कपड़े लित्ते, ये सारा तेरा ताम झाम किसके पैसे से आया? साड़ियां चाहिए? पूरी रेशमी साड़ियों की दुकान ही तेरे घर भिजवा दूंगा। 3 कोठियां होंगी तेरे वास्ते, एक दिल्ली में, एक बंबई में, एक मिसूरी में, और 3 मोटरें। लड़की ने कहा, यह सब तो महाराजा मान सिंह शान सिंह भी देने को कह रहे हैं। अरे वो राजा क्या खा के मुकाबला करेगा मेरा? अरे मेरे ही कारखानों में तो छोटा मोटा हिस्सा है उसका। अब उसकी शान देखने देखने की रह गई है। असल तो हमारे पास है, असल माल और असली ताकत, बैंक, कारखाने, अंग्रेजी हिंदी के बड़े बड़े अखबार और छापे खाने, अफसर, मिनिस्टर, सब मेरी जेब में है। हुक्म दूं तो सारी दुनिया में तेरी सुंदरता के चर्चे होंगे, और अगर उल्टा हुक्म दे दूं तो कोई तेरा नाम भी ना जानेगा। यह है हमारी शक्ति। ये कह दे अपने सब चाहने वालों से, जी चाहे तो ताकत आजमा के देख ले। सेठ जी, लड़की ने इठलाकर कहा, भला किसकी हिम्मत है आपका मुकाबला कर सके? बस जरा सी देर की बात है, फिर आपको क्या फर्क है? आपके सर तो सेहरा पहले ही बंधा हुआ है। करोड़ीमल पकोड़ीमल अपनी मोटर में जा बैठे, दरवाजा बंद कर लिया, मोटर रवाना हो गई और फूलों की झालरों की पर्दे में छुपकर उन्होंने अपना बैग खोला और हजार हजार रुपए के नोटों के पुलंदों को गिनना शुरू कर दिया। अब पगड़ बांधे एक हट्टा कट्टा नौजवान आया जो एक ट्रैक्टर पर सवार था। लड़की के सामने आते ही 10-10 के नोटों का बंडल निकाला और लड़की के सर पर से वार कर इधर उधर फेंकने लगा। अड़ोस पड़ोस के छोकरे, लोफर, लुफंगे सब दौड़ दौड़ कर नोट बटोरने लगे। लड़की ने बजाहिर किसी कदर बिगड़कर मगर दिल ही दिल में खुश होकर कहा, ये क्या कर रहे हो? लगता है तुम्हें रुपए की कदर नहीं है।
नौजवान जिसका नाम धरतीपति करलाग था एक बेबाक और नौदौलती अंदाज में बोला, मेरी जान, कदर क्यों नहीं है? रुपए की कदर करता हूं तभी तो तुम पर से निछावर कर रहा हूं। तुम्हारी कदर कीमत कोई मेरे दिल से पूछे। हाय। और ये कहकर उसने निहायत बेशर्मी से एक आंख बंद करके मुंह में उंगली डालकर लोफरों की तरह सीटी बजाई। लड़की ने भी बेबाकी से जवाब दिया, तुम क्या, यहां जो है वो मेरा दीवाना है। धर्मदेव हो या राजा मान सिंह शान सिंह हो या सेठ करोड़ी मल हो, एक से एक बढ़कर कीमत लगा रहे हैं मेरी। तुम भी बोली लगाओ। धरतीपति करलाग ने कहा, वो तो मैं लगाऊंगा ही मेरी जान। ये सब तो अगले वक्तों के लोग हैं, बुढ़े खूसट। मैं हूं एक तुम्हारी उम्र का। जब तुम पैदा हुई इधर मैं पैदा हुआ, तुम्हारे साथ ही खेल कूद कर मैं जवान हुआ। पुराने जागीरदारों की जागीरें तुमने मुझे दी, जमींदारों की जमींदारी खत्म करके तुमने मुझे जमीनें लौट की। मैं तो जो कुछ भी हूं तुम्हारा ही बनाया हुआ हूं। तुम ना होती तो मुझे कौन पूछता, और मैं ना होता तो तुम्हारा इस दुनिया में कौन होता? बोलो। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। मेरी जान, एक दफा, बस एक बार हां कह दो, फिर देखो किस धूमधाम से ब्याह रचाता हूं। हमारी शादी की दावत में तो कम से कम 1,00,000 आदमी खाना खाएंगे। लड़की ने ताज्जुब से कहा, 1,00,000? इतने आदमियों के लिए इतना चावल, इतना घी, इतनी शक्कर कहां से आएगी? वो सब मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तुम्हारी सलामती चाहिए। मेरे फार्म में किसी चीज की कमी नहीं है। अपनी बहन की शादी में मैंने 3,000 मेहमान बुलाए थे, वो भी मामूली मेहमान नहीं, एक से एक बड़ा अफसर और मिनिस्टर था। जिस दिन तुम्हें ब्याह के ले जाऊंगा उस दिन तुम्हें दूध, दही, घी और शराब के दरिया बहा दूंगा। दरिया। लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वो तो मुझे मालूम है, मगर थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। धरतीपति करलाग ने ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हुए कहा, जैसा तुम्हारा हुक्म। मेरा तुम्हारा तो जन्म जन्मान का रिश्ता है। अब एक और उम्मीदवार आए और बड़ी शान से आए। आगे आगे लाल पट्टियां बांधे हुए चपड़ासियों की हरावल फौज, पीछे एक लंबा चौड़ा तख्त जिसे 100 हेड क्लर्क अपने सरों पर उठाए ला रहे थे। तख्त पर कालीन, कालीन पर एक बहुत बड़ी मेज जिस पर 5 टेलीफोन रखे हुए थे और नोटों की गड्डियों पर सोने चांदी के पेपर वेट रखे हुए थे कि वो हवा में वार न जाएं। कुर्सी पर मिस्टर दफ्तरशाही अफसर गला बंद कोट और पतलून पहने अकड़े हुए बैठे थे। क्लर्कों ने तख्त लड़की के ऐन सामने लाकर रख दिया, क्योंकि मिस्टर दफ्तरशाही अफसर की गर्दन अकड़ी हुई थी। वो लड़की को सिर्फ उस वक्त देख सकते थे जब वो ऐन उनकी नजरों के सामने हो। मिस्टर दफ्तरशाही अफसर के एक सब असिस्टेंट डिप्टी सेक्रेटरी ने लड़की से आकर कहा, आपको साहब से बात करनी है। लड़की ने बड़ी शान बेनियाजी से कहा, अगर वो बात करना चाहें तो बात कर सकती हूं। ठीक है। सब असिस्टेंट डिप्टी सेक्रेटरी ने हाथ फैलाते हुए कहा, लाइए 5,000 का नोट दिलवाइए। साहब का वक्त बड़ा कीमती है, 5 मिनट की मुलाकात कराए देता हूं। लड़की ने गुस्से से कहा, साहब जाए तुम्हारा चूल्हे में, मेरी जूती उससे बात करना चाहती है। सेक्शन क्लर्क। सब असिस्टेंट डिप्टी सेक्रेटरी ने आवाज दी और कहा, जाओ साहब से कह दो कि लड़की इस काबिल नहीं है कि उसे कोई परमिट या लाइसेंस दिया जाए। इंटरव्यू भी दिया तो वक्त जाया होगा। इडियट! दफ्तरशाही अफसर चिल्लाया, बात करने की तमीज नहीं, सबको एक ही लाठी से हाँकते हैं। निकल जाओ यहां से, हम इस लेडी से अकेले में बात करते हैं। जब वो दोनों अकेले रह गए तो दफ्तरशाही अफसर ने अपनी टेढ़ी गर्दन का पेंच ढीला करते हुए कहा, डार्लिंग। लड़की ने बड़े तंज भरे लहजे में जवाब दिया, क्यों, खैरियत तो है? आज तो बड़े प्यार का इजहार कर रहे हो। अंग्रेजों के जमाने में तो तुम मुझे गोली मार देना चाहते थे। पुरानी बातों को भूल जाओ डार्लिंग, आज की बात करो। मैं 25 बरस से तुम्हारी सेवा कर रहा हूं। लड़की ने पूछा, मेरी सेवा या अपनी सेवा? वो एक ही बात है डार्लिंग, मैं और तुम अलग अलग थोड़ा ही हैं। तुम मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई हो। पहले मेरी ऊपर की आमदनी 500-600 रुपए थे, अब 5,000 रुपए महीना है। कभी कभी तो भगवान परमिट का छप्पड़ फाड़ता है तो उस समय लाखों रुपए मिल जाते हैं। ये सब तुम्हारी बरकत है, तुम्हारी ही देन है। लड़की ने पूछा, फिर अब क्या चाहते हो? तुम तो मेरे बगैर भी मजे कर रहे हो।
नहीं डार्लिंग, तुम्हारे बगैर नहीं, तुम्हारी वजह से मजे कर रहा हूं। तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी तो हम दोनों ऐश करेंगे। लड़की ने बेदिली से कहा, अच्छा तो कुछ देर और इंतजार करो। दफ्तर शाही अफसर साहब ने अपने क्लर्कों को वापस बुलाते हुए कहा, तुम्हारी खातिर यह भी कर लूंगा डार्लिंग, वरना मैं तो और सबको इंतजार कराता हूं, मैं किसी का इंतजार नहीं करता। अब एक नए ढंग की बारात आई। आगे आगे बैंड, आधा बैंड अंग्रेजी बाजे बजा रहा था, आधा हिंदुस्तानी। एक तरफ वायलिन, दूसरी तरफ सारंगियां, एक तरफ तबले, दूसरी तरफ बोंगो और कैटल ड्रम। दूल्हा नंगे पांव मगर पतलून पहने हुए, पतलून के ऊपर जोगिया रंग का सिल्क का कुर्ता, सर पर हैट, एक पांव कार में, दूसरा छकड़े में। बारात लड़की के सामने आकर रुक गई। दूल्हा ने अपना तारुफ कराया, मुझे नेता खां भारत सेवक इंडिया वाला कहते हैं, हम आपके पुराने चाहने वाले हैं। सोचा आज 7 फेरे भी हो जाएं, निकाह भी पढ़वा लें और रजिस्ट्रार के दस्तखत भी हो जाएं। लड़की ने हैरत से कहा, यानी एक छोड़ 3 ढंग की शादियां? जी हां, इंडिया यानी भारत यानी हिंदुस्तान की मिक्स्ड इकोनॉमी में ऐसा ही होना चाहिए। लड़की ने पूछा, ये आपको कैसे ख्याल हुआ कि मैं आपसे शादी कर लूंगी? नेता खां भारत सेवक इंडिया वाला ने कहा, शादी तो एक तरह से हमारी आपकी हो चुकी है। क्या हमारी कुर्बानियों को आपने भुला दिया है? हमारे खून से ही आपकी मांग में सिंदूर भरा गया था, आपके हाथ पांव में सुहाग की मेहंदी लगी थी। लड़की ने कहा, इसका बदला भी मैंने चुका दिया था। बरसों मैंने आपकी इनायत के बदले आपकी सेवा की है। क्या आप हमेशा की गुलामी कराना चाहते हैं? नेता खां भारत सेवक इंडिया वाला ने कहा, आप भी कैसी बातें करती हैं? गुलामी नहीं, ये तो भारतीय स्त्री का धर्म है कि अपने पति की सेवा करे। फिर हमारा आपका संबंध तो पुराना है। हमने ही आपको ये रंग रूप, ये निखार, ये अंदाज दिया। बदले में क्या आपका फर्ज नहीं है कि आप हमारी और सिर्फ हमारी होकर रहें? लड़की ने बजाहिर लाजवाब होकर कहा, तब तो आपको भी कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। मुझे फैसला करने में थोड़ा वक्त लगेगा। उसके बाद यकायक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। कई बम एक साथ फटे। धुआं हटा तो देखा कि नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार चला आ रहा है। उसने मोटरसाइकिल रोकते हुए डांट कर पूछा, लड़के, क्या तू ही वो लड़की है? लड़की ने डरते हुए कहा, जी हां। वेरी गुड, मेरा नाम है क्रांतिकारी पोरकर। चिंग पोंग नाव नाव पाव पाव। लड़की ने ताज्जुब का इजहार किया, जी? इसका मतलब है लाल सलाम। क्या तुम चिंग पोंग नहीं समझती? लड़की ने इकरार जुर्म किया, जी नहीं। कोई बात नहीं, लाल किताब तुम्हें सब पढ़ा देगी, सब समझा देगी। तो तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो? लड़की ने कहा, मगर मैं तो समझती थी आप शादी के खिलाफ हैं। बिल्कुल गलत। वो अमेरिकी बोर्जुआ और रूसी रिविजनिस्ट हैं जो शादी के खिलाफ हैं। और फिर जेब से लाल किताब निकालकर उसका एक वर्क पलटते हुए बोला, किताब कहती है शादी करो, बहुत से बच्चे पैदा करो ताकि इनकलाब के सिपाहियों की तादाद बढ़े। तुम फैमिली प्लानिंग जैसे बोर्जुआ ढकोसलों में तो विश्वास नहीं रखती। लड़की ने झिझकते हुए कहा, मगर मुल्क की आबादी तो खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। यह सब बोर्जुआ लोगों और साम्राज्य एजेंडों का प्रोपेगेंडा है ताकि क्रांतिकारियों और इनकलाब के सिपाहियों की तादाद न बढ़े। लड़की ने पूछा, शादी के बाद क्या होगा? क्रांतिकारी पोरकर ने कहा, सुर्ख सवेरा आएगा, मशरिक की कोख से लाल सूरज निकलेगा, मगरिब में अंधेरा छा जाएगा, तुम्हारी गोदी में सैकड़ों हजारों लाखों बच्चे खेलेंगे। लड़की ने डरते डरते पूछा, मगर उन सबको हम खिलाएंगे कैसे? नेता सबका पालनहार है। लड़की ने ठंडी सांस भरते हुए बोला, तब तो थोड़ी देर इंतजार करो मेरे लाल साथी। और क्रांतिकारी पोरकर बोला, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मगर तुम्हारी खातिर यह भी सही। उसने कहा और एक हैंड ग्रेनेड के धमाके के साथ उसके धुएं में गुम हो गया। लड़की अभी फैसला न कर पाई थी कि इन उम्मीदवारों में से किसे अपनाए कि एक तरफ से भागता हुआ एक नौजवान आया। मैले खद्दर का कुर्ता पजामा, पैबंद लगा चप्पल, जो दौड़ने में बिल्कुल टूट गया था। 2-3 दिन की दाढ़ी बढ़ी हुई थी। उसके पीछे पीछे एक पूरी फौज दौड़ती हुई। उनमें
धर्मदेव, राजा मान सिंह शान सिंह, सेठ करोड़ीमल पकोड़ीमल, धरतीपति कुरलाख, मिस्टर दफ्तरशाही अफसर, क्रांतिकारी पोरकर और नेता खां भारत सेवक इंडिया वाला और उनके हाली मवाली सब थे और सब चिल्ला रहे थे, मारो मारो, पकड़ो साथियों, बचने ना पाए, ये चोर है, ये डाकू है, ये गुंडा है, ये 420 है, ये मुसलमान है, ये क्रिस्तान है, ये इनकलाबी है, ये क्रांतिकारी है, ये क्रांतिकारी विरोधी है, इनकलाब दुश्मन है। दौड़ता दौड़ता हाँपता कांपता नौजवान लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया। लड़की, अब तुम ही मुझको बचा सकती हो। लड़की ने पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने कहा, मैं न चोर हूं, न डाकू, न मवाली, न गुंडा, न क्रांतिकारी, न क्रांति विरोधी। मैं एक सीधा साधा इंसान हूं जो आजादी और इंसानियत की तलाश में मारा मारा फिर रहा है और जिसका पीछा ये सब कर रहे हैं। भागते भागते मैं थक चुका हूं। मरूंगा तो नहीं क्योंकि सख्त जान हूं, लेकिन मुझे लगता है इंसानियत में, आजादी में विश्वास हमेशा के लिए खो दूंगा। लड़की ने कहा, मेरी तरफ देखो, मुझे पहचानते हो? थके हारे नौजवान ने लड़की की आंखों में आंखें डालकर देखा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी बुझी हुई आंखों में एक नई चमक, उम्मीद की एक नई लहर उभर आई। उसने आहिस्ता से सर हिलाकर कहा, अब पहचान गया। इतने में जितने लोग नौजवान का पीछा कर रहे थे वो सब लड़की के सामने आकर खड़े हो गए और नौजवान की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाने लगे, ये चोर है, ये डाकू है, ये गुंडा है, ये मवाली है, ये 420 है, अरे ये हिंदू है, अरे ये मुसलमान है, ये क्रिस्तान है, ये इनकलाबी है, ये क्रांतिकारी है, ये क्रांति विरोधी है, ये इनकलाब दुश्मन है। और अब लड़की ने उन सब की तरफ ऐसी निगाहों से देखा जिनमें शोले भड़क रहे थे। नौजवान का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए वो बोली, ये मेरा है और मैं इसकी हूं। शुक्र है 25 बरस इंतजार करने के बाद मैं इसे मिल गई हूं और ये मुझे। और फिर उन सब की हैरत भरी आंखों के सामने लड़की और वो नौजवान दोनों फजा में तहलील हो गए। और फिर वहां न धर्मदेव था, न राजा मान सिंह शान सिंह, न सेठ करोड़ीमल पकोड़ीमल, न धरती पीन कोलाख, न मिस्टर दफ्तरशाही अफसर, न क्रांतिकारी पोरकर, न नेता खां भारत सेवक इंडिया वाला। सब न जाने कहां गुम हो गए थे। सिर्फ बरसात की हल्की फुल्की फुहार पड़ रही थी और मशरिक में एक धुंधला सा सवेरा घने काले बादलों का दिल चीरता हुआ चला आ रहा था। ये 15 अगस्त की सुबह थी। ये आजादी का धुंधलका था। एक लड़की को सुनते या पढ़ते हुए एक बात शिद्दत से महसूस होती है कि ख्वाजा अहमद अब्बास का फन वाक़े में नहीं, कैफियत में है। वो आपको कोई हादसा नहीं सुनाते, वो आपको एक एहसास से गुजारते हैं और यही गुजरना, यही दाखिली सफर किसी भी बड़ी तख्लीक की असल पहचान है। इस अफसाने में जो खामोशी है वो बांझ नहीं बल्कि मानी से लबरेज है। जो सादगी है वो सतहियत नहीं बल्कि उस फनकार का शऊरी इंतखाब है जिसे मालूम है कि बाज़ सच्चाइयां बुलंद आहंगी से नहीं, आहिस्ता लहजे से ज्यादा मौसर अंदाज में बयान होती हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास हमें यह भी याद दिलाते हैं कि अदब का काम महज तफरी नहीं बल्कि इंसान को उसके अपने वजूद से, अपने समाज से और अपने ज़मीर से एक बार फिर रूशनास कराना है। और एक लड़की ये काम बड़ी खामोशी से, बड़ी खूबसूरती से अंजाम देता है। बड़ा अदब वो है जो ख़त्म होने के बाद भी ख़त्म ना हो, जो आपके जहन में एक सवाल, आपके दिल में एक कसक और आपकी नज़र में एक नई वसत छोड़ जाए। ख्वाजा अहमद अब्बास का यह अफसाना बिलाशुबा उसी दर्जे की तख्लीक है। अगर आपको आज की यह अदबी नशिस्त पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली नशिस्त में आप किस अफसाना निगार और किस तख्लीक को ज़ेर बहस लाना चाहेंगे। मैं हूं आरिफ बा हलीम और आप देख रहे थे बोलती किताबें। सलामत रहें।